हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे। यह है पार्ट 4। पार्ट 3 मैंने पढ़ा दिया, आप लोग जी देख लीजिए जाके, क्योंकि उसी के आगे से हम आज पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि मैंने जर्मनी और इटली के बारे में बता ही दिया, आज हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि हाई स्कूल में, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने केवल हेडिंग्स डाल दिए और इसी से रिलेटेड आंसर बता रही हूँ। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। कैसा राज्य नहीं था? राष्ट्र राज्य। राज्य तो था लेकिन राष्ट्र राज्य नहीं था। नेक्स्ट है पॉइंट होगा कि ब्रिटेन राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे जिसे निर्जातीय कहते थे। जिसे क्या कहते थे? निर्जातीय। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह का विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गया। यानी कि इंग्लैंड और क्या प्लस स्कॉटलैंड बन के क्या बनता है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। कब? 1707 में। आगे का पॉइंट होगा कि जो है 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया, बलपूर्वक किया गया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। ये है ब्रिटेन का राष्ट्रवाद। तो अब हम देखेंगे बाल्कन समस्या क्या है। बाल्कन समस्या से क्या समझते हैं आप? तो यही आ जाएगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा कि बाल्कन समस्या से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए, है ना, या बाल्कन समस्या पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको आंसर बस यही लिखना है जो हम नोट्स लाए हैं। तो बाल्कन समस्या क्या हो जाएगी? बाल्कन भौगोलिक एवं नजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। अब जरूरी नहीं कि कुछ तो आप याद ही कर सकते हो ना, जैसे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, तो 3 तो आप एग्जाम में लिखोगे ही, शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में? तो ऑटोमन साम्राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका एरिया उसका हो जाए। आगे है इसी में बाल्कन समस्या में आएगा कि इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यह विभिन्न युद्ध हुए जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो यानी बाल्कन समस्या इतनी बढ़ गई कि इसके समझ लो इसी से प्रथम विश्व युद्ध की नींव भी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो आगे देखेंगे कि ये साम्राज्यवाद क्या होता है। अब जैसे कि अति लघु क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद कहेंगे। यानी कि अपने देश से दूसरे देश को कब्जा करना। जैसे कि चाइना का भी यही रूप है साम्राज्यवाद का, जो कि भारत के 10% उसका चीन को
कब्जा कर लिया है। रूपक, रूपक के बारे में देखेंगे, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो रूपक रूपक कहते हैं। आगे देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि राज्य की दृश्य कल्पना, यानी कि राज्य की दृश्य कल्पना क्या है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। क्या नाम दिया जाता है? मारियाना दिया गया। अब जैसे मारियाना नाम आ गया तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ही बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व होंगे। जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक? तो जर्मन का। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, अब इस पे भी आ जाएगी, इस पे टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए या क्या योगदान रहा, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ राजनैतिक संगठन का निर्माण होता है, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनैतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, है ना, ये सब महिलाओं के अधिकार के योगदान में आएंगे। विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ, यहाँ से आपको बहुविकल्पीय में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जो टूटी हुई बेड़िया, आपने 9th क्लास में टूटी हुई बेड़िया जरूर देखी होगी फ्रांस की क्रांति में, जिसका अर्थ है आज़ादी मिलना। क्या था? आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। नेक्स्ट है बलूत पत्तियों का मुकुट, तो उससे क्या दर्शाता? वीरता। और तलवार से क्या था? मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, क्या? शांति की चाह, यानी कि शांति की चाह। आप लोग जो है यूएनओ को देखें तो वहाँ भी जैतून की पत्तियों का उसके सिंबल में प्रयोग किया गया है। तो आगे देखेंगे, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, तो एक नए युग की शुरुआत। तो ये कुछ प्रतीक थे और इनके महत्व था कि इनसे क्या महत्व है। तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है? आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे सेकंड चैप्टर पर। तो ऐसे ही आपका पूरा सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान हम कंप्लीट कर देंगे। और एग्ज़ाम, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपका सामाजिक विज्ञान के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि नोट्स बाद में करवाएंगे, हम सबसे पहले सबको बुक पढ़ा देंगे। तो फिर ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो आप तक पहुंचती चली जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।